अंजू और प्रीति दोनों बहनें हैं। अंजू जब स्कूल जाती है तो उसकी क्लासमेट उसको अपना सोने का झुमका दिखाकर चिढ़ाती है। अंजू देख मेरा झुमका कैसा है, सुंदर है ना? हाँ सुंदर है दीपा। वैसे अंजू तू तो कभी ऐसा झुमका पहन नहीं पाएगी। अंजू वहाँ से चली जाती है और दुखी होकर अपने घर आ जाती है और अपनी बड़ी बहन प्रीति से कहती है, लालत है आप जैसी बहन पर जो अपनी बहन के लिए एक झुमके भी नहीं ला सकती। इससे अच्छा तो मेरी कोई बहन ही नहीं होती। आपने आज तक मेरे लिए किया क्या है? अंजू की कही ये बातें प्रीति के दिल को तोड़ देती हैं और वो रोते हुए नदी किनारे चली जाती है। बस बहुत हो गया देवी लक्ष्मी, बहुत दर्द दे दिया आपने, पर अब और नहीं, मैं अब और दर्द नहीं सह सकती। आपने मेरी माँ छीन ली, मेरे पिता को हमसे छीन लिया और वो हमें तिल तिल मरने के लिए छोड़ गए। अब मैं और जी नहीं सकती, मैं मर रही हूँ। प्रीति नदी में कूद जाती है और वो बहते बहते नदी के दूसरे किनारे पहुँच जाती है। तभी वो देखती है कि दो पेड़ आपस में अंताक्षरी खेल रहे हैं। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। और दूसरा पेड़ कहता है, ओले याद मैंने गोल्डन झुमके, मैं कना छुपाऊं चुम चुम के। हे माँ लक्ष्मी, ये मैं किस दुनिया में आ गई हूँ? तभी देवी लक्ष्मी वहाँ प्रकट होती हैं और कहती हैं, बेटी ये जादुई झुमके के पेड़ हैं और इन झुमकों को तुम ले जाकर अपनी बहन को दे दो, वो बहुत खुश हो जाएगी और तुम्हारे सारे दुख भी खत्म हो जाएंगे। हे देवी लक्ष्मी, आप धन्य है माते। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है प्रीति, पर अब तुम्हारी जिंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी बेटी। देवी लक्ष्मी ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गयी और प्रीति उस जादुई झुमके को घर लाकर अपनी बहन को देती है। उसकी बहन अंजू वो झुमका देखकर बहुत खुश हो जाती है। दीदी ये झुमके कितने सुंदर हैं, आप बहुत अच्छी हो दीदी, आपने मेरे लिए झुमके ला कर दिए। हाँ अंजू, तूने पहली बार मुझसे कुछ मांगा और मैं तुझे कुछ ना दे सकूं तो मुझे बहुत दुख होता, इसलिए माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से मैं झुमके तेरे ले आई। अंजू जैसे ही वो झुमके पहनती है वैसे ही वहाँ पैसों और सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है और अंजू और प्रीति ये देखकर दंग रह जाती हैं। हे माँ लक्ष्मी, आपका चमत्कार तो अपरंपार है। हे माता, आप धन्य हैं। तभी देवी लक्ष्मी वहाँ फिर से प्रकट होती हैं। बेटी, इनसे तुम अपने जैसे ही गरीब लोगों की मदद करना, तुम्हारे घर में कभी भी उन्नति और धन धान्य की कमी नहीं होगी। जी माते, जैसी आपकी क्या। इसके बाद लक्ष्मी माँ वहाँ से चली गयी और उन दोनों बहनों की जिंदगी बदल गई। उनके पास रहने को अच्छा घर था, गाड़ी थे और वो गरीबों की मदद भी किया करती थी। पितापुर नाम के छोटे से गांव के जंगल में एक गरीब चिड़िया पीलू कपड़े डिजाइनिंग का काम करती थी। वो अपने ही घर से छोटा सा बुटीक चलाती थी, वहीं पे काम करती थी और वहीं पे रहती थी। पीलू जंगल में पहली कपड़ा डिजाइनर थी। ऐसे ही एक दिन हरी तोती पीलू के यहाँ पहुँचती है। पीलू, मुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अगर लड़के को मेरी ड्रेस पसंद आ गई और मेरी शादी पक्की हो गई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। लेकिन आप लड़के को पसंद आओगी कि नहीं, इसका मेरी ड्रेस से क्या लेना देना? बस मैंने कह दिया तो ये दिया, तुम मुझे ड्रेस दिखाओ। पीलू फिर दुखी मन से उसको ड्रेस दिखाती है और एक ड्रेस लेकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। ऐसे कैसे चलेगा, कोई मुझे पैसे ही नहीं देता है। यहाँ के लोग कब समझेंगे कि मैं एक बुटीक चलाती हूँ, फुटपाथ के कपड़े नहीं बेचती हूँ। हरी तोती को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। आपकी ड्रेस तो बहुत ही अच्छी है, लगता है किसी प्रीमियम बुटीक से ली है। आपको ये कलर भी बहुत सूट कर रहा है। लड़के की बात सुनकर हरी बहुत खुश होती है और उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। उसके बाद वो पीलू के पास जाती है। पीलू जी, मेरी ड्रेस मेरे होने वाले पति को बहुत पसंद आई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसकी पेमेंट करने के लिए आई हूँ। आपको बहुत बधाई हो हरी, और धन्यवाद कि आप मुझे पूरे पैसे देने के लिए आई हैं। इसके बाद पीलू बहुत सी और पक्षियों को ड्रेसेस देने लगी और सभी उसे थोड़े बहुत पैसे देने लगे।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू सोच में रहती है, पता नहीं कितने दिन और लगेंगे मेरी बुटीक को जमाने में। जो भी आती है मेरी तारीफ करती है, कपड़े की तारीफ करती है, लेकिन कोई भी पूरे पैसे नहीं देते हैं। फिर एक दिन एक फिल्म की शूटिंग के लिए जंगल में हीरोइन आती है, साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रहते हैं। शूटिंग के दिन उसकी ड्रेस में कॉफी गिर जाता है। वो बहुत नाराज हो जाती है। अरे ये ड्रेस खराब हो गई है, यहाँ आते ही अपशगुन हो गया है। कोई होगा क्या जो मेरी ड्रेस नहीं लाकर दे दे? क्या यहाँ पर कोई डिजाइनर बुटीक है? मैडम, इस गांव के जंगल में कौन सा बुटीक होगा? तभी वहाँ शूटिंग देखने आई पीलू हीरोइन को आवाज देकर कहती है, हीरोइन जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे यहाँ पर डिजाइनर बुटीक है, आप मेरे यहाँ चलिए, मैं आपके लिए बेहतरीन ड्रेस बनाऊंगी। फिर हीरोइन पीलू के बुटीक में जाती है और बहुत से ड्रेस ट्राई करती है। उसे 3 ड्रेसेस पसंद आते हैं। पीलू, लगता है मैं तुम्हारी दुकान में अगर और रुकी तो पूरी दुकान ही खरीद लूंगी। तुम कमाल की ड्रेस डिजाइनर हो। अच्छा सुनो, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। ये लो पैसे। नहीं मैडम, आप मेरे यहाँ आई है, आपको ये ड्रेसेस मेरी तरफ से गिफ्ट। फिर पीलू हीरोइन से पैसे नहीं लेती है, लेकिन हीरोइन अपनी शूट खत्म करके वापस आती है। पीलू, तुमको इस बुटीक से कितना कमाई हो जाता है इस गांव के जंगल में? यही कोई 5-10 हजार रुपए, ज्यादा नहीं मिलते हैं। अरे तुम जैसी टैलेंटेड ड्रेस डिजाइनर को इतनी कम इनकम? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महीने का 2 लाख रुपए दिलवा दूंगी। दूसरी हीरोइंस और अमीर बिजनेस घराने की लेडीज के लिए तुम ड्रेसेस डिजाइन करना, तुम बहुत जल्द ही करोड़पति बन जाओगी। पीलू ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपने टैलेंट और मेहनत से वो बहुत जल्द ही बहुत तरक्की करती है और अब उसके पास बहुत सारी हीरोइंस का और अमीर घरानों की औरतों का ऑर्डर रहता है। पीलू बहुत अमीर हो जाती है, लेकिन उसे अपने गरीबी के दिन याद रहते हैं। वो हर हफ्ते गरीबों को मुफ्त में कपड़े दान दे देती थी। इस तरह से पीलू हंसी खुशी रहने लगती है। इस दुनिया में मेरे साथ मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है। मुझे ही देख लो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अपनी गलती की एहसास हो जाती है। सुंदरपुर नगर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत चतुर था। उसने बहुत सी कलाएं सीखी। उसे तीर चलाना आ गया, उसने नाव चलाना सीख लिया और बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना भी सीख लिया। उसके बाद वह घर लौटा। अब तो मैं सब कुछ सीख गया हूँ। मैं जितने धन कमाना चाहता हूँ उतना कमा सकता हूँ। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। ऐसे उसके मन में बहुत घमंड चढ़ गया था। बड़े घमंड से वह सब लोगों से कहता, इस दुनिया में मेरे साथ मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ। उसी गांव में आचार्य जयसूर्या भी अपना डेरा लगाए हुए रहते हैं। तो वह इस बालक को देखते हैं और मन में सोचते हैं कि इसे शिक्षा देने की जरूरत है। उन्होंने एक बूढ़े का रूप बनाया और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर उसके पास गए। भवती भिक्षां देहि। तो उस लड़के ने पूछा, तुम कौन हो और ये भिक्षाटन क्यों कर रहे हो? कोई ढंग का काम क्यों नहीं कर लेते? मुझे ही देख लो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आचार्य ने कहा, मैं अपने मन को वश में रखने वाला एक आदमी हूँ। उनकी बात लड़के को कुछ समझ में नहीं आई। तो उसने कहा, उसका मतलब क्या है? किसी के भी मन को वश में कर लोगे? तो आचार्य कहते हैं, कोई आदमी तीर चलाना जानता है, कोई नाव खेना जानता है, कोई घर बनाना जानता है, लेकिन ज्ञानी आदमी अपने ऊपर शासन करना जानता है। वह लड़का आचार्य यह कहने पर भी कुछ नहीं समझ सका। उसने फिर पूछा, अपने ऊपर शासन करना क्या होता है? शासन तो राजा बनाते हैं और प्रजा पालन करते हैं।
हंसते हुए आचार्य ने कहा, अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुशी से नहीं फूलता, निंदा करे तो दुखी नहीं होता। इस तरह उसका मन उसके वश में रहता है। ऐसा आदमी किसी चीज या हुनर का अभिमान नहीं करता। आचार्य की यह सब बातें सुनकर अपनी गलती की एहसास हो जाती है राजू को। तब राजू आचार्य को विनम्रता से नमस्कार करते हुए कहता है, गुरुवर्य, माफ कर दीजिए मुझे। मैं अपने हुनर को सराहने से ज्यादा घमंड कर रहा था। मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। उस दिन के बाद राजू किसी के सामने अपने हुनर का डींगे नहीं मारता था और एक अच्छा और प्यार भरा इंसान होके अपनी जिंदगी बिताने लगा।